आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क के क्लास 9 वाले थंबनेल्स। इन्हीं थंबनेल्स की मदद से आप अक्टूबर 2021 फोर्थ सीरीज़ के सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क के सॉल्यूशंस को देख पाएंगे। तो ध्यान रखें, प्लेलिस्ट की मदद से भी आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाकर प्लेलिस्ट को या फिर वीडियोस के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथमेटिक्स अक्टूबर 2021 पार्ट 7 को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात और आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 100:101 दिया गया है। तो मान लिए x, चूँकि अनुपात में है इसीलिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100x, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 101x। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को जब घटाएंगे तो लाभ निकल आएगा। तो 100x घटा दिए किससे, 101x से, ठीक है। 101x माइनस 100x बराबर हो गया x। तो लाभ प्रतिशत मतलब होता है क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो x बाई एक्स 100x इंटू 100 कट गया, x कट गया, तो कितना बचा 1%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज BCD में एंगल BCD बराबर 90 डिग्री है और BD 20 सेंटीमीटर है। यदि BD का मध्य बिंदु P है तो CP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपके बुक का पेज नंबर 128 को देखिएगा तो उसमें आपको इसी पर आधारित एक प्रयोग दिया गया है, राइडर दिया गया है। उसको आपने साबित कर लिया है कि जो लंब है एंगल से जा रहा है CP, वह भुजा BC या कर्ण का आधा होता है। यह आपने साबित कर दिया। मैं स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो इसलिए CP बराबर PD होगा, ठीक है। CP बराबर PD होगा, ठीक है, और वह BD का हाफ होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए 1/2 20 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। तो पूरा प्रमेय को हम लोग को समाधान या फिर प्रूफ नहीं करना है, केवल उसका जो आउटकम है उसको लेकर हम लोग को यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, BCD त्रिभुज बना लीजिए, उसमें 90 डिग्री का एंगल C को दिखा दीजिए। फिर BD का मध्य बिंदु P को दिखाइए और उस BP और PD को इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि मध्य बिंदु है तो 10-10 हो जाएगा। तो आपका ये CP जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा, मतलब BD का हाफ हो जाएगा, इसलिए 10 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई का वेग का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, घड़ी का व्यासार्ध R इकाई है मान लेते हैं, और घड़ी की परिधि तब कितनी हो गई 2πr। यहाँ पे याद रखने की बात है कि घड़ी जो हम लोग ले रहे हैं वो वृत्ताकार घड़ी ले रहे हैं, ना कि आयताकार या वर्गाकार, ठीक है। माना घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ही घड़ी के व्यासार्ध की लंबाई कितनी है, समान है, यह हम लोग मान लेते हैं। तो इसलिए घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में कवर करती है, घूमती है, बराबर कितना होगा इसकी परिधि 2πr इकाई। इसलिए 1 घंटे में जाती है कितना 2πr/12, ठीक है, इकाई प्रति घंटा हो जाएगा इसका मतलब। तो इसी तरह से घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में जाती है बराबर 2πr इकाई प्रति घंटा। इसलिए हम लोग लिखेंगे दोनों के वेगों का अनुपात है ना, घड़ी की मिनट की सुई का वेग अनुपात घड़ी की घंटे की सुई का वेग। क्वेश्चन में मिनट पहले दिया है, घंटा बाद में दिया है, इसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं। तो 2πr = 2πr/12, 2πr कट गया तो 1:1/12 हो गया। फिर लॉसन निकाल के 12 से गुना कर दिए तो 12 गुना 1 12 हो गया, और 1/12 गुना 12 हो गया, तो 12 कट गया तो 1, तो 12:1 हो गया इसका आंसर। तो सही ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा, देखिए 12:1, तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक का 232 पेज में भी जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का एमसीक्यू में यह इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यह आवृत्ति विभाजन तालिका पर आधारित क्वेश्चन है, स्टैट से दिया गया है। इसमें मध्य बिंदु, एक श्रेणी का मध्य बिंदु दिया है 77 और प्रत्येक श्रेणी का श्रेणी लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर 10 दिया गया है। तो श्रेणी की निम्न सीमा आपको बतानी है। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बोलकर। इसमें क्वेश्चन मैंने इंग्लिश वाला स्पेशली दिखा दिया है कि आप अगर कुछ कन्फ्यूज्ड होते हैं तो क्वेश्चन को, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देख के समझ जाएं। श्रेणी की निम्न सीमा होता क्या है, मध्यमा या फिर मिड पॉइंट या फिर मध्य बिंदु माइनस श्रेणी की लंबाई बटा 2। तो श्रेणी की लंबाई 10 है तो 2 से भाग दिए तो 5 हो गया, तो 77 में से 5 गया तो 72। तो सही ऑप्शन हो गया सी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, तो इसके टीम या फिर मैं खुद आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें सही गलत बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो जब वृत्त की परिधि और वर्ग की परिसीमा बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, और वर्ग की भुजा की लंबाई का अनुपात π/2 होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होगा, 2πr। ठीक है, हम लोग मान लिए r क्या है, अर्धव्यास है, s क्या है, वर्ग की भुजा है ना, तो 4 × s। तो r बटा s बराबर कितना हो गया, 4/2π। 2 ने 4 को काटा तो 2/π मतलब 2:π। तो क्या हो गया, यह गलत हो गया ना, π/2 दिया हुआ है π/2, तो यहाँ पे होना चाहिए 2:π। पहले दिया है वृत्त, इसलिए वृत्त पहले होना चाहिए, वृत्त का त्रिज्या, और भुजा दिया गया है वर्ग का बाद में, इसलिए r/s हो रहा है। ठीक है, यही सब चीज़ आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, s/r, r/s क्या डिफरेंस है देख लीजिए। तो यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 2 को देखिएगा, इसमें दिया गया है कि 10% छूट मतलब डिस्काउंट के बाद एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 900 रुपया हो जाता है, पुस्तक का MRP 1000 रुपया है, तब बताइएगा कि इतना देने से 900 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो MRP दिया है, अगर 100 रुपया मान लेते हैं तो 10% अगर छूट दिया जाता है तो 90 रुपया होगा, है ना। तो 1 रुपया होने से 90/100, तो 1000 अगर होता है तो 90/100 गुना 1000 तो 900 रुपया। तो क्या दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है ना, तो यह सही हो गया। 3 नंबर को देखिएगा, ट्रेपीजियम पर आधारित क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम का आमने सामने की भुजा PQ और SR जो है वह क्या है, समानांतर है। PQRS ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसका जो समानांतर नहीं है वो कौन है, PS और QR है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु दिया हुआ है L और M, इन दोनों को मिला लिए, मिलाने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, PQ के समानांतर LM हो गया और LM फिर SR के समानांतर भी हो गया, तो समानांतर हो गया। तो यह क्या दिख रहा है, एकदम सही है। आप अपने बुक का पेज नंबर 126 में भी जाकर देख सकते हैं, इस तरह का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। रोमन 4 को देखिएगा, किसी आवृत्ति विभाजन तालिका में जो श्रेणी बारंबारता होता है और कुल बारंबारता आवृत्ति के अनुपात को बारंबारता घनत्व या आवृत्ति घनत्व कहते हैं। तो देखिए, आवृत्ति घनत्व या बारंबारता घनत्व का जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या होता है, श्रेणी की आवृत्ति बटा श्रेणी की लंबाई होता है। तो यहाँ पे देख के ही पता चला कि फॉर्मूला गलत है, तो गलत है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का MCQ टाइप क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गया होगा। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है, हम लोग को ताकत मिलती है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को देखते हैं। एक समबाहुभुज या समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। P और Q उसका मध्य बिंदु है, AB भुजा का और AC भुजा का क्रमशः। तो आपको बताना है कि PQ की लंबाई और APQ का मान कितना है, इसको बताना है। आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर 125 को देख लीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन वहाँ पर दिख जाएगा।
किंतु फिर भी मैं बोलूँगा आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के सॉल्यूशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर CA बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसके तीनों कोण जो हो जाएंगे ABC, ठीक है, ABC है ना, या फिर ABC फिर BCA या CAB, सब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री ही होना है। अब देखिए PQ समानांतर है BC का। आप जानते होंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है और समानांतर होता है। ये कंसेप्ट आप जानते हैं, प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। एक्सरसाइज 9 में आप पढ़े हैं, ध्यान से अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि यह कंसेप्ट आपको हमेशा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो भी अगर कुछ डाउट है तो पेज नंबर 124 में जाकर देख लीजिए। पेज नंबर 124 में भी आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, इसमें हम 125 में आपको बोला मैं इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यूज़ कीजिए। किंतु 124 में जो प्रमेय है उसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लीजिए, PQ समानांतर है BC का, AB क्या है, तिर्यक है, इसलिए एंगल APQ बराबर हो जाएगा समानांतर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है संगत कोण के बराबर हो जाएगा। तो संगत कोण कौन है, ABC या PBC के बराबर, तो 60 डिग्री दोनों हो गया। अब आप याद कीजिए प्रमेय जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, इसलिए PQ बराबर कितना हो गया, हाफ ऑफ BC, BC का आधा, तो BC कितना है, 8 है, तो इसीलिए 8 का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 3 का 2 को। यह क्वेश्चन दिया गया है मेंसुरेशन से, और अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं वह ज्यामिति से दिया गया था। तो मेंसुरेशन का यह क्वेश्चन देखिए, इसमें भी समबाहु त्रिभुज है और बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसकी भुजा को 4 गुना कर दिया जाए। मतलब अभी अगर A है तो उसको अगर 4A कर देंगे भुजा को, तो बताना है आपको जब 4A हो जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी होगी, कितना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए भुजा बराबर A है, डायग्राम आप देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 A² वर्ग इकाई। अगर भुजा को 4A कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, √3/4 इंटू 4A होल स्क्वायर। तो 4A होल स्क्वायर मतलब 16A²। तो 4 ने 16 को काटा, कितना हो गया, 4√3A² वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो 4√3A² माइनस √3/4A², लसा निकालेंगे तो 16√3A² माइनस √3A² माइनस किए तो कितना हो गया, 15√3/4A² वर्ग इकाई। यह क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होता है, जो क्षेत्रफल बदलाव के बाद में हुआ है उसको लिखेंगे और जो ओरिजिनल क्षेत्रफल पहले था उसको डिवाइड कर देंगे, है ना, वो डिवाइड करेगा। तो 15√3/4A² बाई √3/4A² इंटू 100%। तो देखिए पलट गया, रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो √3 और A² कटा, 4 कटा तो 15 बच गया, और इधर में 100 बच गया, तो 1500% तैयार हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में तो लिखना ही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है बारंबारता या आवृत्ति विभाजन तालिका दिया गया है। तो आपको बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो जो दिया गया है श्रेणी या कक्षा जिसको बोलते हैं, लिख लिए, श्रेणी सीमांत आवृत्ति लिख लिए। तो चूंकि यहाँ पे 1 से 10 है, फिर नेक्स्ट वाला क्लास देखिए 11 से 20 शुरू हो रहा है, तो इसीलिए 0.5 निम्न श्रेणी में 0.5 माइनस कर लेते हैं और अपर वाले में 0.5 को ऐड कर दिया जाता है। इसलिए अगर पैसे के हिसाब से सोचते हैं तो 1 रुपया है और इधर में 10 रुपया है, तो 50 पैसा घटा दिए तो कितना होगा, 50 पैसा, और उधर में अपर में 10 में 50 पैसा जोड़ दिए तो 10 रुपया 50 पैसा, ऐसे हो गया करके समझ लीजिए। तो पहला वाला में 0.5 हो गया, बाद वाले में 10.5 हो गया। इसी तरह से सभी में देखिए, स्टार्टिंग वाला में
जो निम्न श्रेणी सीमा है उन सब में 0.5 घटा दिए, 11 में से, 21 में से, 31 में से, 41 में से, 51 में से 0.5 घटा दिए। किंतु बाद वाला जो है अपर लिमिट है, उच्च श्रेणी है, उच्च श्रेणी सीमा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन सब में 0.5 ऐड कर दिया गया। तो अब क्या हो गया, श्रेणी सीमांत हो गया 0.5 से लेकर 10.5, फिर 10.5 से 20.5, इस तरह से हम लोग बना लेने के बाद में हम लोग आवृत्ति को देखते हुए ग्राफ पेपर में अंकन करेंगे। तो देखिए उसके पहले आपको यह कंसीडर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ग्राफ पेपर पर x डैश और y डैश दो अक्ष एक दूसरे को लंबवत रूप में काटते हैं। तो x अक्ष पर सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2 इकाई और y अक्ष पर सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई 1 इकाई मानकर आवृत्ति विभाजन की तालिका का आयत लेखाचित्र बनता है। आप चाहें तो ग्राफ पेपर की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप चाहें तो ग्राफ पेपर का यूज़ करके इस तरह से आप बना लीजिए, नहीं तो आप इसको कॉपी में यूं ही बना सकते हैं, ठीक है, जैसे इसी तरह से ड्रॉ करके। तो देख लीजिए आवृत्ति एक तरफ में हो गया, दूसरे तरफ में श्रेणी हो गया। तो 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5 ऐसे करके लिख लिए। और उस साइड में देखिए 5, 10, 15 ऐसे करके एक एक वर्ग की एक एक करके हम लोग काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2-2 करके काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देख ली ऐसे करके लिख लिए। लिखने के बाद में पहला वाला कितना था, 0.5 से 10.5 के बीच में 8 था, 8 बैठा दिए। बाद वाला में कितना था, 3 था, उसको 3 में करके इस तरह से बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो यह हम लोगों का हिस्टोग्राम तैयार हो जा रहा है, आयत लेखाचित्र तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। और चाहे तो प्रत्येक बॉक्स को अलग अलग डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग लकीर टान के आप अंतर दिखा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आयत लेखाचित्र बनाना समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा ग्राफ पेपर का यूज़ करते हुए बनाएं, स्टैंडर्ड दिखेगा और कंप्लीट आंसर कहलाएगा आपका नंबर। टीचर चाहें तो ऐसे ही नॉर्मल पेपर में भी बना लेंगे तो भी सही दे सकते हैं, किंतु अगर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ग्राफ पेपर का यूज़ करके ही बनाना है तो ग्राफ पेपर का यूज़ करके ही बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें प्रमेय दिया गया है, ठीक है, प्रमेय दिया गया है। आप अपने किताब में जब प्रमेय पढ़ते हैं तो प्रमेय आपको मालूम होगा पेज नंबर 182। आप अपनी बुक का अगर पेज नंबर 182 देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा यह प्रमेय दिया गया है। इसमें है क्या, एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है, उनका आधार एक ही है PQ, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, इनका आधार एक ही है और ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकार एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। यह है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ऊपर में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया ट्रांसलेशन में। तो एक्चुअल में एक ही त्रिभुज और एक ही समानांतर रेखाएं एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर 182 में देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमेय 24 में समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं, प्रमेय जब भी हम लोग लिखते हैं तो गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और प्रूफ लिखते हैं। मतलब दिया गया है, फिर लिखते हैं प्रमाणित करना है, रचना, फिर प्रमाण, इस क्रम में लिखते हैं। तो देखिए आपके पास में जो गिवन में जो डायग्राम बना दिया गया है, त्रिभुज PQ, आपके समझने के लिए त्रिभुज PQR अलग कलर से दिया गया है और समानांतर चतुर्भुज PQST अलग कलर से बनाया गया है ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। यह दिया गया है समानांतर चतुर्भुज PQST और त्रिभुज PQR एक ही आधार PQ और समानांतर रेखा PQ और TS के बीच में स्थित है, यह क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको साबित क्या करना है, आपको साबित करना है कि त्रिभुज PQR बराबर समानांतर चतुर्भुज PQST का आधा होगा। मतलब क्या आधा होगा, एरिया आधा होगा, इसका क्षेत्रफल आधा होगा, यह बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड स्टेप जो होता है वह है रचना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, P बिंदु से QR के समानांतर PU को खींचेंगे, जो ST के बढ़े हुए भाग को U बिंदु पर काटेगा। और जब यह काटेगा तो आप देख लीजिए PQ और ST या US एक दूसरे के समानांतर तो दिख ही रहा है और है भी, किंतु यहाँ पर रचना में हम लोग QR के समानांतर PU को खींच लिए, यह रचना हो गया। यही मेन और फाइनल डायग्राम हो गया जिसको आपको गिवन वाले जगह में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप गिवन की जगह में इसी कंस्ट्रक्शन वाले डायग्राम को बना लीजिएगा, वही फाइनल डायग्राम कहलाएगा, इसी के लिए आपको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ को देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जब आते हैं तो समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं PQRU, इसको साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, चतुर्भुज PQRU में 4 भुजाएं हैं, इसलिए चतुर्भुज, तो PQ UR के समानांतर है, फिर QR के समानांतर PU खींचा गया है, इसका मतलब हो गया कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इसीलिए PQRU एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रमाण में। आप देखिए, एक ही समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर कोई भी समानांतर चतुर्भुज स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यह प्रमेय आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है। देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज PQST और समानांतर चतुर्भुज PQRU एक ही आधार PQ पर और समानांतर रेखा PQ और US के बीच में स्थित है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज PQST और समानांतर चतुर्भुज PQRU का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भी अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा ताकि मैं आपको फिर बता पाऊँ। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज PQRU में, उसमें देखिए PR जो है विकर्ण हो गया, और किसी भी समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है वह समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। आप स्टार्टिंग वाले प्रमेय समय पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए PQR और PUR दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गया तो समानांतर चतुर्भुज बराबर कितना हो गया, 2 PQR, है ना, या 2 PUR से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं एक ही त्रिभुज की बात करूं तो PQR समानांतर चतुर्भुज PQRU का आधा होगा। चूँकि PQR और PQST दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए PQR जो होगा त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज PQST के भी आधा होगा, है ना। PQRU के आधा है ही, तो इसका मतलब हो गया कि वह PQST के भी आधा हो गया, क्योंकि हम लोग साबित कर चुके हैं यहाँ पे PQST और PQRU का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने के कारण से त्रिभुज भी PQR समानांतर चतुर्भुज PQRU का और PQST के आधा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथ्स अक्टूबर 2021 या पार्ट 7 आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, इसकी टीम या मैं खुद उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।